इमरान की आंखें खुली तो पहले चंद लम्हों तक तो उसके जहन पर धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर पूरी तरह बेदार होता चला गया और उसके साथ ही उसके जहन में बेहोश होने से पहले का मंजर घूम गया। वो अपने साथियों के साथ मेन सेक्शन में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। क्रैफोर्ड की जेब से निकलने वाले कार्ड ने रास्ता खोल दिया था और वो सब एक सुरंग के जरिए अंदर दाखिल हो गए थे। लेकिन सुरंग के इख्तिताम पर वो जैसे एक कमरे में दाखिल हुए, बगैर किसी आवाज के कमरे की छत से यकलक तेज रोशनी का धारा सा उन पर पड़ा और उसके साथ ही इमरान का जहन इस तरह तारीक पड़ गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। और उसके बाद इमरान को अब होश आया था। उसके साथ ही उसने माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। ये काफी बड़ा कमरा था जिसमें इमरान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके जिस्म और हाथों को सुर्ख रंग की रस्सी से बांधा गया था। उसके साथी भी उसी तरह कुर्सियों पर मौजूद थे। सबसे आखिर में सालेहा थी, जिसकी साइड पर एक आदमी इमरान की तरफ पुश्त किए खड़ा था। उसके जिस्म पर सफेद रंग का कोट था। उसके बाजुओं की हरकत बता रही थी कि वो सालिया के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा है। इमरान समझ गया कि उन्हें मखसूस शुआओं से बेहोश किया गया है और अब इंजेक्शन लगाकर उन्हें होश में लाया जा रहा है। अलबत्ता उसके साथियों की गर्दनें उसी तरह लटकी हुई थी। उसी लम्हे वो सफेद कोट वाला मुड़ा। उसके हाथ में एक सिरिंज थी जो उसने एक तरफ कोने में फेंक दी। इंतहाई जदीद अस्पताल है ये कि मरीजों को बेड की बजाय कुर्सियों पर बिठाकर उनका इलाज किया जा रहा है, इमरान ने कहा तो वो आदमी एक झटके से मुड़ा और उसके साथ ही उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये उद्दड़ उम्र आदमी था। तुम्हें इतनी जल्दी कैसे होश आ गया? इंजेक्शन लगने और होश में आने के दरमियान 20 मिनट का वक्फा तो लाजमी होता है, उस सफेद कोट वाले ने हैरत भरे लहजे में कहा। वक्फे ने खुद ही मेहरबानी कर ली और जल्द खत्म हो गया, लेकिन जो कुछ मैंने पूछा है उसका तुमने जवाब नहीं दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अस्पताल में नहीं बल्कि मुज़बा खाने में हो। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, उस सफेद कोट वाले ने कहा और तेज तेज कदम उठाता सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला तो दरवाजा उसके उकब में बंद हो गया और इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि मेन सेक्शन में इस तरह अचानक बेहोश हो जाने के बावजूद वो और उसके साथी जिंदा थे। उसे अपनी बंदिश की तरफ से कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसके नाखूनों में ब्लेड मौजूद थे। उसने अपने हाथों को जो उसके उकब में करके बांधे गए थे मखसूस अंदाज में झटके देने शुरू कर दिए और चंद लम्हों बाद जब उसे महसूस हो गया कि नाखूनों में मौजूद ब्लेड बाहर आ गए हैं तो उसने उन ब्लेडों की मदद से रस्सी को काटने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरने लगे क्योंकि बावजूद कोशिश के ये सुर्ख रंग की रस्सी किसी तरह कट ही न रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो रस्सी की बजाय किसी पत्थर पर नाखून चला रहा हो। ये किसी खास रेशे से बनी हुई रस्सी है शायद, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसी लम्हे उसे अपने साथ मौजूद तनवीर की कराह सुनाई दी तो उसने गर्दन घुमाई। तनवीर होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहा था। तनवीर के बाद बैठे हुए कैप्टन शकील के जिस्म में हरकत के तासुरात उभर रहे थे। इमरान ने इस दौरान अपनी कोशिश जारी रखी थी, लेकिन रस्सी किसी सूरत भी कटने में न आ रही थी और फिर एक एक करके सारे साथी होश में आ गए। इमरान साहब, आपने मेन सेक्शन में दाखिल होते ही मास्टर कंप्यूटर को ऑफ क्यों न कर दिया? कैप्टन शकील ने पूछा। जब तक हम किसी खास हिस्से तक न पहुंच जाते उस वक्त तक मास्टर कंप्यूटर को कैसे ऑफ किया जा सकता था? उसके ऑफ होने के बाद तो सारे रास्ते खुद ब खुद ब्लॉक हो जाते और हम अंदर पहुंच जाने के बावजूद अंदर न पहुंच सकते, इमरान ने जवाब दिया। तुमने अभी तक रस्सी नहीं काटी, क्या तुम्हारे नाखूनों से ब्लेड निकाल लिए गए हैं? जूलिया ने कहा। काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये रस्सी शायद किसी खास रेशे से बनाई गई है कि किसी तरह कटने में ही नहीं आ रही, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद बातचीत होती, दरवाजा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए, जिनमें से एक तो वही था जिसने उन्हें होश में लाने के इंजेक्शन लगाए थे और दूसरा एक उद्दड़ उम्र आदमी था। उसने भी लिबास के ऊपर सफेद रंग का कोट पहना हुआ था। वो दोनों इमरान और उसके साथियों के सामने मौजूद खाली कुर्सियों पर बैठ गए। तुम लोग कौन हो और किस तरह गोल्डन स्पॉट में दाखिल हुए थे? उद्दड़ उमर ने, जो पहली बार आया था, इंतहाई संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। पहले आप मुहज्जिब लोगों की तरह अपना तारुफ कराए, फिर गुफ्तगू होगी, इमरान ने जवाब दिया। तो वो दोनों चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। मेरा नाम डॉक्टर मार्श है और ये मेरा साथी है डॉक्टर सोल्जर, उद्दड़ उमर ने जवाब देते हुए कहा। आप यहाँ क्या है? मेरा मतलब है गोल्डन स्पॉट के इस मेन सेक्शन में आपका ओहदा क्या है? इमरान ने कहा। मैं इंतजामी इंचार्ज हूँ। मैंने इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की हुई है, जबकि डॉक्टर सोल्जर तिब के डॉक्टर हैं और ये यहाँ के इमरजेंसी अस्पताल के इंचार्ज हैं।
डॉक्टर मार्श ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर गैरी कहाँ है? इमरान ने कहा। तो डॉक्टर मार्श और डॉक्टर सोल्जर दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। वो तो साइंसदान हैं और मेन सेक्शन के हेड हैं, वो फारिग नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। और अब तुम अपने मुतालिक तफसील बताओगे? डॉक्टर मार्श ने कहा। मेरा नाम ड्यूक है और ये सब मेरे साथी हैं और मेरा ताल्लुक एक्रीमिया की एक खुफिया सरकारी तंजीम से है। एक ऐसी सरकारी तंजीम जो इस बात की चेकिंग करती है कि दूसरे ममालिक के साइंसदान जो कुछ कर रहे हैं क्या एक्रीमिया उनसे बेखबर तो नहीं है। हमारी तंजीम को इत्तला मिली है कि इसराइल की सरपरस्ती में एक प्राइवेट तंजीम क्रैकॉन बहरुल काहिल के इस जजीरे में इंतहाई खौफनाक और जदीद साख्त के मिसाइलों की तंसीब में मसरूफ है, जिस पर हमने हुकूमत एक्रीमिया को इत्तला दी। हुकूमत एक्रीमिया ने हुकूमत इसराइल से बात की तो हुकूमत इसराइल ने ऐसी किसी लेबोरेटरी या तंसीब से यकसर इनकार कर दिया, लेकिन हमारी इत्तला हतमी थी, इसलिए हुकूमत एक्रीमिया ने हमें हुक्म दिया कि हम इस सिलसिले में शवाहिद और सबूत इकट्ठा करें, जिस पर हम टाक्स पहुंचे और फिर वहां से हम जजीरे हबर्ट पहुंच गए। हमने रेड वुल्फ सेक्शन के चीफ कार्डिक से बात की थी। कार्डिक ने हमें इस जजीरे पर बुलवाया था, लेकिन वहां कार्डिक ने यहाँ के बारे में कुछ बताने से यकसर इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा हमें हलाक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें कार्डिक और हमें ले आने वाली आबदोस के कैप्टन राशेल को हलाक करना पड़ा। अलबत्ता वहाँ के एक आदमी से हमें यहाँ के बारे में जरूरी तफसीलात मिल गई। कार्डिक और राशेल दोनों की जेबों से खुसूसी साख्त के कंप्यूटर कार्ड्स भी हमें मिल गए। उनकी मदद से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारा मकसद इस सेटअप को किसी तरह नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें सिर्फ मालूमात हासिल करनी है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या तुम अपनी बात की तस्दीक कर सकते हो? डॉक्टर मार्श ने कहा। हाँ, क्यों नहीं। मेरी जेब में खुसूसी फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर मौजूद है। तुम उसे निकालो और उसका बटन ऑन करके मेरी बात कराओ, फिर तुम जिस तरह चाहोगे उसी तरह तस्दीक करा दी जाएगी। इमरान ने जवाब दिया तो डॉक्टर मार्श उठा और उसने इमरान की जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो उसकी जेब से 05 ट्रांसमीटर निकालने में कामयाब हो गया। उसने गौर से ट्रांसमीटर को देखा। ये तो महदूद रहते अमल का 05 फिक्स ट्रांसमीटर है, इसे तुम किस तरह तस्दीक करा सकते हो? डॉक्टर मार्श ने कहा। मैंने कब कहा कि ये लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर है? मैंने तो ये कहा है कि इससे मैं अपने आदमी से राब्ता करके उसे हिदायत दे दूंगा और फिर मेरा वो आदमी तुम्हारी बात एक्रीमिया के आला हुक्काम से करा देगा। इमरान ने जवाब दिया तो डॉक्टर मार्श ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे इमरान की बात उसकी समझ में आ गई हो। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और उसे इमरान के मुंह के करीब कर दिया। हेलो हेलो, ड्यूक कॉलिंग ओवर। इमरान ने कॉल देते हुए कहा। यस, जैकब अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से सफदर की बदली हुई आवाज सुनाई दी। वैसे वो एक्रीमियन लहजे में ही बात कर रहा था। मिस्टर जैकब, मैं अपने साथियों समेत इस वक्त गोल्डन स्पॉट के मेन सेक्शन के अंदर मौजूद हूँ। यह हमें बेहोश करके कवर कर लिया गया था। यहाँ के इंतजामी इंचार्ज डॉक्टर मार्श को मैंने बताया है कि हमारा मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना है, सेटअप को नुकसान पहुंचाना नहीं है। लेकिन वो जाहिर है मेरी बातों की तस्दीक चाहते हैं और ये तस्दीक उस वक्त ही हो सकती है जब तुम राब्ता करके हेडक्वार्टर से उनकी बात करा दो। ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं राब्ता ऑफ करके बात करा देता हूँ, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डॉक्टर मार्श ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब ये किस तरह राब्ता कराएगा? डॉक्टर मार्श ने उलझे हुए लहजे में कहा। अभी थोड़ी देर बाद वो इंतजामात कर देगा, इमरान ने जवाब दिया और डॉक्टर मार्श वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी तो डॉक्टर मार्श और डॉक्टर सोल्जर दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर मार्श, मास्टर कंप्यूटर यकलक खुद ब खुद डेड हो गया है, आप फौरन चले। आने वाले ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। ओ ये कैसे हो सकता है? ओ नहीं, वेरी बैड। डॉक्टर मार्श ने कुर्सी से उछलकर खड़े होते हुए कहा और फिर वो इंतहाई तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आने वाला और डॉक्टर सोल्जर दोनों उसके पीछे बाहर चले गए और इमरान समझ गया कि सफदर ने अपना काम कर दिया है। लेकिन अब उसके लिए मसला इन रस्सियों की बंदिश से आजादी थी और ब्लेड बहरहाल काम न कर रहे थे। लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि सालिहा ने तेजी से अपने जिस्म के गिर्द बंधी हुई सुर्ख रस्सी को खोलना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे वो उछलकर खड़ी हो गई। वेल डन सालिहा, जल्दी से दरवाजा बंद करो, जल्दी करो, इमरान ने कहा तो सालिहा दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा बंद करती, अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला और दो आदमी जिनके हाथों में मशीन पिस्टल थे तेजी से अंदर दाखिल हुए। वो शायद बाहर मौजूद थे और सालिहा के दरवाजे की तरफ दौड़ने की आवाज सुनकर अंदर आए थे। लेकिन सालिहा ने वाकई हैरत अंगेज रद्द अमल का मुजाहरा किया। जैसे ही ये दोनों अंदर आए,
सालेहा का जिस्म बिजली की तेजी से मुड़ा और उसके साथ ही वो दोनों चीखते हुए एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरे। और फिर जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह सालेहा ने यकलक छलांग लगाई और उन दोनों के हाथों से निकल जाने वाले मशीन पिस्टल में से एक को उसने झपटा और उसके साथ ही मशीन पिस्टल की आवाज और उन दोनों की चीखों से कमरा गूंज उठा। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि शायद पलक झपकने से भी पहले मुकम्मल हो गया। और सालिया ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और फिर उसी तरह दौड़ती हुई वो सबसे पहले इमरान के उकब में आई और दूसरे लम्हे इमरान के हाथ रस्सी की बंदिश से आजाद हो चुके थे। सालिया सबसे आगे बैठे हुए तनवीर की तरफ बढ़ गई, जबकि इमरान ने इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने जिस्म के गिर्द ढीली पड़ जाने वाली रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। अंदर आने वाले दोनों आदमी अब तक साकित हो चुके थे। उनके दिल में उतर जाने वाली गोलियों ने उन्हें ज्यादा देर तड़पने की भी मोहलत न दी थी और थोड़ी देर बाद वो सब रस्सियों की बंदिशों से आजाद हो चुके थे। उसी लम्हे इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोला, लेकिन दूसरे लम्हे वो तेजी से पीछे हटा और उसने अपने साथियों को भी मखसूस इशारा किया तो वो सब तेजी से दरवाजे की साइड में दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर मार्श तेजी से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछला और एक धमाके से कलाबाजी खाकर फर्श पर जा गिरा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म सीधा हो गया और उसका चेहरा इंतहाई तेजी से मसक हो रहा था। इमरान ने उसे गर्दन से पकड़कर मखसूस अंदाज में उठाकर नीचे पटका था। इमरान ने आगे बढ़कर एक हाथ उसके सर पर और एक कांधे पर रखा और फिर पहले की तरह उसने मखसूस अंदाज में झटका दिया तो डॉक्टर मार्श का तेजी से मसक होता हुआ चेहरा दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया, लेकिन बहरहाल वो बेहोश ही रहा था। इमरान ने उसे उठाया और कुर्सी पर डाल दिया और फिर उसका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद डॉक्टर मार्श के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटा लिए और फिर साथ खड़ी सालिहा से मशीन पिस्टल पकड़कर उसने उसकी नाल डॉक्टर मार्श के सीने की तरफ कर दी। डॉक्टर मार्श ने कराहते हुए आंखें खोल दी। डॉक्टर मार्श, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो एक लम्हे में गोली मार दूंगा, इमरान ने करक लहजे में कहा। ओ ये क्या मतलब? तुम तो रस्सियों से बंधे हुए थे, फिर तुमने दोनों सिक्योरिटी वालों को भी हलाक कर दिया है। डॉक्टर मार्श ने घबराए हुए और खौफजदा से लहजे में कहा, तुम्हारे इन सिक्योरिटी वालों ने हमें हलाक करना चाहा, जिस पर हमें हरकत में आना पड़ा, और इन रस्सियों से आजादी हमारे लिए कोई मसला नहीं होता, हमारा तो काम ही यही है। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, ये कैसे हो सकता है कि बगैर किसी हुक्म के ये तुम्हें मार दे? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि तुमने हमसे गलत बयानी क्यों की थी। मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारे साथी ने, जो रेड वुल्फ सेंटर में कार्डिक के ऑफिस में मौजूद है, वहाँ के मास्टर कंप्यूटर लिंकर से मास्टर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया था, लेकिन मैंने उसे बहाल कर दिया है क्योंकि ये मास्टर कंप्यूटर मेरा अपना इजाद किया हुआ है और मैंने इसमें इंतहाई खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात रखे हुए हैं। तुमने क्यों गलत बयानी की? डॉक्टर मार्श ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि डॉक्टर मार्श ने जो कुछ बताया था वाकई इमरान के लिए भी हैरत अंगेज था। वो कार्डिक के ऑफिस में मौजूद मास्टर कंप्यूटर लिंक सेट में ऐसे इंतजाम करके आया था कि एक बार ऑफ होने के बाद मास्टर कंप्यूटर को दोबारा ऑन न किया जा सके, लेकिन डॉक्टर मार्श बता रहा था कि उसने उसे ऑन कर लिया है। इसलिए वाकई डॉक्टर मार्श मास्टर कंप्यूटर के सिलसिले में खुसूसी महारत रखता था। मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, तस्दीक उस वक्त ही हो सकती थी जब मास्टर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाता। इमरान ने जवाब दिया, नहीं, ये तुम फिजूल बातें कर रहे हो। बहरहाल अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें हलाक करने की बजाय गोल्डन स्पॉट से बाहर भिजवा दूं। गो तुमने 2 सिक्योरिटी वालों को हलाक करके नाकाबिल माफी जुर्म किया है, लेकिन मैं तुम्हारे इस जुर्म को भी नजरअंदाज कर देता हूँ। डॉक्टर मार्श ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। डॉक्टर मार्श वाकई महज इंजीनियर था, इसलिए इस हालत में भी वो ऐसी बातें कर रहा था। लेकिन जब तुम जिंदा रहोगे तो ऐसा करोगे। इस मशीन पिस्टल में मौजूद एक गोली तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ेगी, इमरान ने कहा तो डॉक्टर मार्श के चेहरे पर जकलक इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? तुम मुझे क्यों हलाक करोगे? तुम तो सिर्फ मालूमात हासिल करने आए हो और तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। डॉक्टर मार्श ने कहा, तुम बगैर मालूमात हासिल किए हमें बाहर भिजवाने की बात कर रहे हो और इसलिए मैंने ये बात की है। इमरान ने जवाब दिया, देखो मिस्टर ड्यू, तुम जो कोई भी हो, बहरहाल अहमक आदमी हो। तुम मास्टर कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। जब मास्टर कंप्यूटर ऑन हो तो तुम इस कमरे से बाहर निकलते ही खुद ब खुद हलाक हो जाओगे, जबकि मैं तुम्हें जिंदा वापस भिजवाना चाहता हूँ। डॉक्टर मार्श ने कहा, वो किस तरह? जजीरे से बाहर जाने के लिए भी तो बहरहाल हमें इस कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। इमरान ने कहा, मेरे पास वो आला मौजूद है जिससे मैं जिस वक्त चाहूँ मास्टर कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और मैं इसे उस वक्त तक ऑफ रखूंगा जब तक तुम जजीरे से बाहर नहीं चले जाते। डॉक्टर मार्श ने कहा, कहाँ है वो आला? मुझे दिखाओ
ताकि मुझे यकीन हो सके कि तुम हमारे साथ ब्लफ नहीं कर रहे। इमरान ने कहा तो डॉक्टर मार्श ने कोट की जेब में हाथ डाला और फिर एक रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकालकर इमरान को दिखाने लगा। इमरान ने उसके हाथ से आला ले लिया। उस पर 2 बटन मौजूद थे। एक बटन का रंग सुर्ख था जबकि दूसरे का रंग सफेद था। सुर्ख बटन दबाने से कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और जब तक सफेद बटन प्रेस न किया जाए उस वक्त तक ऑफ रहता है। सफेद बटन प्रेस करने पर मास्टर कंप्यूटर ऑन हो जाता है और इस आले की वजह से ही तुम जिंदा यहाँ तक पहुँच गए थे, वरना तो जिस कमरे में तुम बेहोश हुए थे वहाँ से अंदर तुम्हें ले आते हुए तुम हलाक हो जाते, क्योंकि उसके बाद मास्टर कंप्यूटर की अमलदारी शुरू हो जाती है। डॉक्टर मार्श ने पूरी तकरीर करते हुए कहा, लेकिन इस कमरे में मास्टर कंप्यूटर क्यों काम नहीं कर सकता? इमरान ने कहा, मैंने चंद कमरों को प्राइवेट रखा हुआ है ताकि हमारी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ये कमरा भी ऐसे ही कमरों में से एक है। डॉक्टर मार्श ने कहा, लेकिन हम मुकम्मल मालूमात हासिल किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम हमें पूरा सेक्शन दिखा दो और हमें तफसील से बता दो कि यहाँ क्या हो रहा है। इमरान ने कहा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये टॉप सीक्रेट है। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ और बस। डॉक्टर मार्श ने कहा तो इमरान ने वो आला जेब में रखा और उसके साथ ही उसका बाजू घुमा तो कमरा डॉक्टर मार्श के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। वो उछलकर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरा था। उसके साथ ही इमरान की लात हरकत में आई और नीचे गिरकर उठता हुआ डॉक्टर मार्श दूसरी जरब खाकर गोटे गोटे अंदाज में चीखता हुआ नीचे गिरा और साकित हो गया। खत्म कर दो इससे, क्यों जिंदा छोड़ रहे हो? तनवीर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। अभी नहीं, हो सकता है कि इससे कोई काम लेना पड़ जाए, इमरान ने कहा और फिर जेब से वही आला निकालकर उसने उसका सुर्ख बटन प्रेस कर दिया और फिर उसे जेब में डाल लिया। इसे कुर्सी पर डालकर कुर्सी से बांध दो, जल्दी करो, इमरान ने कहा तो तनवीर और कैप्टन शकील उसके हुक्म की तामील में मसरूफ हो गए। चंद लम्हों बाद जब बेहोश डॉक्टर मार्श को बांध दिया गया तो इमरान वापस मुड़ा और कमरे से बाहर आ गया। ये एक तवील राहदारी थी जो आगे जाकर मुड़ जाती थी। वो सब तेजी से चलते हुए आगे बढ़े चले गए, लेकिन फिर जैसे ही वो राहदारी का मोड़ मुड़े अचानक छत से एक बार फिर उन सबके जिस्मों पर तेज रोशनी का धारा पड़ा और एक बार फिर इमरान को अपना जहन तारीकी में डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसूद। उसके एहसासात इंतहाई तेज रफ्तारी से तारीकी में डूबते चले गए। इमरान की कॉल मिलने के बाद सफदर ने इमरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक मास्टर कंप्यूटर लिंक को ऑपरेट किया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ वो उस कमरे से बाहर आ गया। इमरान ने जिस अंदाज में बात की थी उससे सफदर समझ गया था कि इमरान और उसके साथी नॉर्मल हालात में नहीं है, इसलिए वो जल्द अज जल्द उन तक पहुंचना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो राहदारी में मौजूद फाटक खुलकर बाहर आ गया। ये खासा बड़ा जजीरा था और जजीरे पर दरख्त और ऊंची नीची झाड़ियां कसरत से मौजूद थी। सफदर तेजी से उस तरफ को बढ़ता चला गया जिस तरफ का इमरान ने उसे बताया था और फिर वो दरख्तों से खाली एक किताए में पहुंच गया जहां जमीन का एक हिस्सा किसी ढक्कन की तरह उठा हुआ था और एक सुरंग भी नीचे जाती दिखाई दे रही थी। सफदर तेजी से उस सुरंग में उतरता चला गया। तवील सुरंग का इख्तिताम एक कमरे में हुआ और सफदर जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ वो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि जरूरी और कीमती असले और साइंसी आलात से भरे हुए दोनों बैग जो कैप्टन शकील और तनवीर के पास थे इस कमरे में फर्श पर पड़े हुए थे, वो बंद थे। सफदर ने जल्दी से बारी बारी उन्हें खोलकर देखा, उनमें सामान मौजूद था। इसका मतलब है कि इमरान और दूसरे साथी खतरे में है, सफदर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने उनमें से एक बैग में से एक मशीन पिस्टल निकाला और उसका मैगजीन चेक करके उसने उसे हाथ में पकड़ा और एक तरफ बने हुए खला में बढ़ता चला गया। बैग उसने इसलिए वही छोड़ दिए थे कि वो दोनों बैग उठाकर आजादी से हरकत न कर सकता था, जबकि उसके नुक्ता नजर में इमरान और उसके साथी बहरहाल खतरे में थे और उसने जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उन तक पहुंचना था। इस कमरे की दीवार में मौजूद खला से वो जिस राहदारी में दाखिल हुआ था वो खासी तवील थी और उसका इख्तिताम भी एक ऐसे ही खला पर हो रहा था जिससे गुजरकर वो यहाँ तक पहुंचा था। वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन अभी उसने आधी राहदारी क्रॉस की थी कि अचानक सरर की आवाज के साथ ही उसके उकब में और सामने मौजूद दोनों खला बराबर हो गए और उसके साथ ही छत पर से उस पर तेज रोशनी का धारा सा पड़ा और सफदर का जहन यकलक तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह खूब अंधेरे में रोशनी की लहरें दौड़ती हैं, इस तरह उसके जहन में भी रोशनी की लहरें दौड़ने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका तारीक जहन और ज्यादा रोशन होता चला गया और उसकी आंखें एक झटके से खुल गई। पूरी तरह होश में आते ही उसने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके जिस्म को सुर्ख रंग की रस्सी से बांधा गया है। इस छोटे से कमरे में एक मेज और 4 कुर्सियों के अलावा एक लोहे की अलमारी भी मौजूद थी। कमरे का दरवाजा बंद था। सफदर ने रस्सियों को चेक करना शुरू कर दिया।
और फिर वो ये देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया कि रस्सी की गांठ उसकी साइड में बंधी हुई थी। उसने चंद लम्हे में गांठ खोल ली और गांठ खोलते ही रस्सियां ढीली पड़ गई। चुनांचे उसने दोनों हाथों को हरकत में लाकर उसने ढीली पड़ी हुई रस्सियां खोलना शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद वो आजाद हो चुका था। और फिर अभी वो कुर्सी से उठा ही था कि अचानक दरवाजा खुला और एक नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जब उसने सफदर को रस्सियों से बंधा बैठा हुआ देखने की बजाय आजाद खड़ा देखा तो वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गया। उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात थे और सफदर ने उसकी इस हैरत से फायदा उठाया और वो अचानक किसी भूखे उकाब की तरह उस पर झपट पड़ा। दूसरे लम्हे वो नौजवान सफदर के सीने से लगा हुआ था, जबकि सफदर ने एक हाथ उसके मुंह पर और दूसरा उसकी कमर के गिट डाला हुआ था। खबरदार, अगर आवाज निकाली तो एक लम्हे में गर्दन तोड़ दूंगा, सफदर ने गुर्राते हुए कहा।